हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय विज्ञान नवनीत असाइनमेंट फर्स्ट एग्जाम 2025 का चैप्टर नंबर 10 का विभाग नंबर डी, राइट। पहला क्वेश्चन है, मानव आंख की आकृति बनाकर उसके 5 भागों के कार्य समझाओ। विद्यार्थी मित्रों, कोई 4 कार्य समझाना है, ठीक है। उसके 5 भागों के कार्य, उसके 5 भागों के नाम देना है, कोई 4 कार्य बताने हैं, राइट ना। कोई 4 के, ये देखो मानव आंख है, इसमें क्रिस्टली लेंस, नेत्रोद, पुतली, परितारिका, स्वच्छ मंडल, उसके बाद पक्षमापी पेशियां, दृष्टिपटल, दृक् तंत्रिका, काजाब द्रव। ये आपका ड्राइंग है और आपको ड्राइंग बनाने तो आना चाहिए, ठीक है। अब हम बता दें आपको कि मानव आंख में भाग कौन कौन से हैं। कार्निया, रेटिना, आइरिस, पुतली, नेत्र लेंस, रेटिना, अंधबिंदु, ये सब मानव नेत्र के भाग हैं। अब किसी 4 के कार्य बताना है। सबसे पहले हम कार्निया बता रहे हैं। आंखों की सबसे पहली झिल्ली, यानी हमारा आंखों की सबसे पहली झिल्ली को ही कार्निया बोलते हैं। ये स्वच्छ मंडल दिख रहा है ना, यही यही कार्निया है, ठीक है। इसका कार्य क्या है? प्रकाश का प्रवेश होना। सबसे पहले प्रकाश कहाँ प्रवेश करती है? तो यहीं पे प्रवेश करती है विद्यार्थी मित्रों। दूसरा नंबर है पुतली, प्रकाश का नियंत्रण करना। इसका कार्य क्या है? प्रकाश का नियंत्रण। कभी कभी ज्यादा प्रकाश हमारे आंखों में आए तो हमारी आंखें बंद हो जाती हैं पुतली की वजह से। यह काले रंग का होती है एवं गोल होती है। उसके बाद है रेटिना, प्रतिबिंबों का बनना, राइट। प्रतिबिंब का पहचान करना, प्रतिबिंबों का बनना, यही रेटिना कार्य करता है, ठीक है। पारदर्शी झिल्ली जैसा होता है, यह भी झिल्ली जैसा होता है, पारदर्शी, जिसके आर पार देखा जा सकता है। उसके बाद है नेत्र लेंस। नेत्र लेंस का मतलब है पास तथा दूर की वस्तुओं का प्रतिबिंब रेटिना पर पड़ना। जो भी पास की वस्तु हो या दूर की वस्तु हो, उस वस्तु का प्रतिबिंब जो रेटिना पर पड़ता है वह नेत्र लेंस की सहायता से ही पड़ता है विद्यार्थी मित्रों। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को यह क्वेश्चन काफी अच्छे से समझ में आ गया होगा। 4 नंबर का है, सिर्फ इतना लिखना है, इसके आगे कुछ। 2 नंबर तो तुमको आकृति का मिल जाएगा, 2 नंबर लिखने का मिलेगा। ओके विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। प्रेस बायोपिया अर्थात क्या, इसके होने के कारण बताओ। प्रेस बायोपिया क्या है और ये क्यों होता है, और इसके नियंत्रण के उपाय भी हमको बताना है विद्यार्थी मित्रों। सबसे पहले हम जानते हैं प्रेस बायोपिया क्या है। इसको बोलते हैं जरा दूरदृष्टिता। याद रखना, प्रेस बायोपिया का दूसरा नाम है जरा दूरदृष्टिता। अब इसकी स्टोरी समझते हैं। यह उम्र से संबंधित रोग है, यानी प्रेस बायोपिया उम्र से संबंधित रोग है। जब आयु में वृद्धि होती है तो साथ ही साथ मानव नेत्र की संवेदन क्षमता घट जाती है, देखने की। समझ आ रहा है? यानी जब मानव की आयु में वृद्धि होती है तो उनके आंखों की देखने की क्षमता घट जाती है। ऐसे समय पर अधिकांश व्यक्तियों का निकट बिंदु हट जाता है, यानी अधिकांश व्यक्तियों का आंख का जो निकट बिंदु है वह हट जाता है। फिर वह व्यक्ति बिना चश्मे से, राइट, कोई भी अपने पास की वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख सकता। इसी को बोलते हैं प्रेस बायोपिया, राइट। उम्र से संबंधित रोग, ज्यादा उम्र होने के साथ साथ मानव का नेत्र संवेदन क्षमता घट जाएगी। ऐसे समय पर अधिकांश व्यक्तियों को निकट की वस्तु नहीं दिखाई देती क्योंकि उनका निकट बिंदु दूर हो जाता है, और इसी को बोलते हैं प्रेस बायोपिया। अब क्या कारण है? पेशियों के दुर्बल होने से। जब मानव की पेशियां दुर्बल हो जाती हैं, कमजोर हो जाती है, तब तब राइट ना, ऐसा होता है। शरीर में लचीलापन के कमी के कारण, अगर शरीर में लचीलापन आए उसकी कमी के कारण ये होता है। और क्रिस्टली रोग अगर हो जाए, आंखों का कोई रोग हो जाए, उसके वजह से ये होता है। अब इसके रोकथाम के उपाय से कैसे रोक सकते हैं? द्विफोकल लेंस का उपयोग करना चाहिए। द्विफोकल यानी जिसमें अवतल लेंस, जिसमें उत्तल लेंस दोनों होता है, ऐसे लेंस को द्विफोकल लेंस कहते हैं, राइट। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से द्विफोकल लेंस का उपयोग करके हम इससे बच सकते हैं। उसके बाद है कॉन्टेक्ट लेंस का उपयोग करना चाहिए। कॉन्टेक्ट लेंस के उपयोग के साथ, राइट, हम इसका रोकथाम कर सकते हैं। या तो लास्ट में है शल्य चिकित्सा, राइट, डॉक्टरी इलाज के द्वारा हम इससे बच सकते हैं विद्यार्थी मित्रों। आई होप आपको ये क्वेश्चन प्रेस बायोपिया किसे कहते हैं, इसके होने के कारण और साथ ही साथ इसके निवारण के उपाय मैंने आपको अच्छे से बता दिया विद्यार्थी मित्रों। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, अंतिम बेंच पर बैठे विद्यार्थी को
ब्लैक बोर्ड का अक्षर पढ़ने में तकलीफ होता है, यह विद्यार्थी कौन से दोष से पीड़ित है, इसका निवारण आकृति सहित समझाना है। सबसे पहले विद्यार्थी कहाँ बैठा हुआ है, विद्यार्थी अंतिम बेंच पर बैठा हुआ है और ब्लैक बोर्ड उससे काफी दूर होगा, अर्थात उसे दूर की वस्तु अच्छे से दिखाई नहीं दे रही है। कहानी आपको समझ में आ गया होगा। अंतिम बेंच पर बैठे विद्यार्थी को ब्लैक बोर्ड पर लिखे अक्षर अच्छे से नहीं दिख रहा है, अर्थात व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिख रही है। तो इस विद्यार्थी को आंख का लघु दृष्टि दोष है। जब दूर की वस्तु स्पष्ट ना दिखे तो लघु दृष्टि दोष, और जब पास की वस्तु स्पष्ट ना दिखे तो दीर्घ दृष्टि दोष। यहां पर दूर की वस्तु नहीं दिख रही है यानी लघु दृष्टि दोष में कैसा होता है कि पास की वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है पर दूर की नहीं। अब इसके उत्पन्न होने के कारण क्या है, राइट, ये दोष क्यों उत्पन्न होता है, तो इसका यही रीजन है कि नेत्र पटल और आंख के लेंस के बीच का जो अंतर है वह बढ़ जाता है। जब हमारे आंख के नेत्र पटल और आंख के लेंस के बीच की जो दूरी है अगर वह बढ़ जाएगी तो यह घटना आएगी, हमें लघु दृष्टि दोष का शिकार होना पड़ेगा। इसी कारण से दूर की वस्तु का प्रतिबिंब की किरणें नेत्र पटल पर केंद्रित नहीं होती, क्योंकि नेत्र पटल और आंख के लेंस के बीच की दूरी क्या हो जाती है, दूर हो जाती है, अर्थात वस्तु का प्रतिबिंब नेत्र पटल पर नहीं बनता है। इस कारण से व्यक्ति को दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई नहीं देती है जबकि पास की वस्तु तो स्पष्ट दिखाई देती है। लघु दृष्टि दोष की कहानी यही है कि पास की वस्तु स्पष्ट, दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखाई देती है। अब निवारण करना है तो योग्य केंद्र लंबाई वाला अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए जिससे नेत्र पटल और आंख के लेंस के बीच की दूरी पास आए, राइट। उसके लिए आपको योग्य केंद्र लंबाई वाले अवतल लेंस का उपयोग करना चाहिए विद्यार्थी मित्रों। अब इसमें क्या बोला था, आकृति सहित, तो ये आपका आकृति है, आपको ये भी बनाना पड़ेगा तो ही आपको 4 नंबर मिलेंगे, नहीं तो मिलने वाले नहीं है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, राइट। निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र का दूर बिंदु, निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र, राइट। फिर निकट दृष्टि दोष का संशोधन, राइट ना, इसमें जो डिस्टेंस है वह दूर हुआ है, राइट, ये घटना है। और ये देखो संशोधन का मतलब है इस तरह से ये लेंस है ना, इस लेंस का उपयोग करना पड़े जिससे, राइट, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, उस तरह से ये आकृति आपको बनाना तो पड़ेगा ही। आई होप विद्यार्थी मित्रों आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, राइट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। इंद्रधनुष की रचना, इंद्रधनुष की रचना आकृति सही समझाओ। ये रहा इंद्रधनुष की रचना, देख रहे हो, ये सूर्य का प्रकाश है। जब वर्षा की बूंदों पर सूर्य का प्रकाश पड़ेगा, राइट, तो उसका परावर्तन होगा, राइट, उसके हिसाब से इंद्रधनुष की रचना दिखाई देगी। अब क्या है इसकी पूरी कहानी को हम समझते हैं। जब सूर्य के प्रकाश वर्षा बंद होने के बाद वायुमंडल में भ्रमण करते वर्षा की बिंदुओं पर पड़ता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है जिसके कारण प्रकाश की किरणें मुड़ जाती हैं, जिससे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और इन सब घटनाओं के कारण वर्षा की बूंदों पर सूर्य का प्रकाश पड़ने से वर्षा की बूंदें प्रिज्म की भांति काम करती हैं और वह बूंदें 7 रंगों में विभाजन करती हैं, जिसके कारण हमें 7 रंगों का एक चाप दिखाई देता है जिसे हम इंद्रधनुष कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इंद्रधनुष एकदम आसान है परिभाषा कि जब बरसात होने के बाद भी हमारे वायुमंडल में वर्षा की बूंदें भ्रमण करती हैं और जब सूरज की श्वेत प्रकाश इन वर्षा के बिंदु पे पड़ती हैं तो वर्षा की बूंदें इन प्रकाश के किरणों का क्या कर देती हैं, परावर्तन कर देती हैं, जिससे किरणें यहाँ वहाँ मुड़ जाती हैं और लास्ट में किरणों का पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है, जिससे ये वर्षा की बूंदें श्वेत प्रकाश अपने ऊपर आपतित कर श्वेत प्रकाश इनके ऊपर आपतित होता ही है और प्रिज्म की तरह काम करके 7 रंगों का विभाजन करती हैं और जिससे हमें एक चाप दिखाई देता है। वो 7 रंगों का चाप हम इंद्रधनुष के नाम से जानते हैं। विद्यार्थी मित्रों, इस प्रकार इंद्रधनुष का निर्माण होता है। घटना का कारण प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। तो इंद्रधनुष के निर्माण में यही 2 घटनाएं सहायक हैं, एक प्रकाश का अपवर्तन और एक प्रकाश का आंतरिक परावर्तन। विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको ये भी क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। आगे चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 5 पे। विद्यार्थी मित्रों,
टिंडल प्रभाव समझाना है, वो भी उदाहरण के साथ। सबसे पहले परिभाषा जानते हैं। हमारे वायुमंडल में धूल कण है, सूक्ष्म कण है, रजकण है इत्यादि कण आए हुए हैं। इस प्रकार हमारा वायुमंडल मिश्रण का विषमांगी मिश्रण है। कोई पूछे हमारा वायुमंडल कौन सा मिश्रण है? विषमांगी मिश्रण, क्योंकि उसमें ढेर सारे धूल कण, सूक्ष्म कण, रजकण इत्यादि कण आए हुए हैं। और ये कणों को हम देख सकते हैं। कैसे देखेंगे? जब प्रकाश की किरण इन कणों पर पड़ती है तो ये प्रकाश की किरणों को जब प्रकाश की किरण इन कणों पर पड़ती है तो किरणें एक दूसरे कणों पर गिर गिर कर बिखर जाती हैं। यानी प्रकाश की किरणें इस धूल कण, रज कण, राइट ना, ये सूक्ष्म कण पे जब पड़ेंगी और पड़ने के बाद बिखर जाएंगी, और बिखरने के साथ, राइट ना, यही कारण है कि ये प्रकाश एक किरण पुंज दिखाई देता है। जब बिखर जाएंगी तो हमें उस प्रकाश का एक किरण पुंज दिखाई देगा, और यह किरण हमारे आंखों में प्रवेश करता है, और इस समग्र घटना को टिंडल प्रभाव कहते हैं। प्रकाश की कणें सूक्ष्म कण, धूल कण, रज कण ये सब पे पड़ती हैं। ये सब पे जब पड़ेंगी ना तो किरणें जब पड़ेंगी तो किरणें बिखर जाएंगी, और बिखरने के साथ प्रकाश का एक किरण पुंज मार्ग दिखाई देता है, और इस घटना को हम टिंडल प्रभाव कहते हैं। विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। और नोट, यह घटना प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है। क्यों? इस घटना में श्वेत प्रकाश का, राइट, सूरज के श्वेत प्रकाश का संपूर्ण क्या हो जाता है? प्रकीर्णन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें ये घटना दिखाई देती है। प्रकाश के प्रकीर्णन से प्रकाश फैल जाता है, जिससे वह हम देख सकते हैं। उदाहरण जानो। धुएं भरे कमरे में किसी छिद्र के द्वारा आने वाली प्रकाश की किरण, ये टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। किसी घने जंगल में सूर्य के प्रकाश का गुजरना भी टिंडल प्रभाव का उदाहरण है। और कोहरे में जल के सूक्ष्म कणों पर श्वेत प्रकाश पड़ता है तो उसका प्रकीर्णन होता है, जो हमें अच्छा खासा दिखाई देता है। ये है टिंडल प्रभाव के उदाहरण। विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको टिंडल प्रभाव क्या है और उदाहरण के साथ मैंने आपको समझाया, अच्छे से आपको आ गया होगा। विद्यार्थी मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, कांच के प्रिज्म पर पड़ने वाले श्वेत प्रकाश का विभाजन आकृति सहित समझाओ। ये प्रिज्म है विद्यार्थी मित्रों, कांच का प्रिज्म। श्वेत प्रकाश जब पड़ेगा तो वह प्रिज्म 7 रंगों का परावर्तन करेगा, 7 रंगों का, राइट ना। अब इसको मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से। एक पट्टा दिखाई देता है जिसे वर्णपट, ये पट्टा है जिसे वर्णपट कहते हैं। देखो ध्यान से, जब हम प्रिज्म के ऊपर श्वेत प्रकाश आपतित कराते हैं तब प्रिज्म 7 रंगों का परावर्तन करता है। जब प्रिज्म पर हम श्वेत प्रकाश जलाएंगे ना, आपतित कराएंगे ना, तो वह 7 रंगों का परावर्तन करेगा। इस परावर्तन का एक पट्टे का निर्माण, यानी इस परावर्तन से क्या होता है? एक पट्टे का निर्माण होता है, जिसे हम वर्णपट या स्पेक्ट्रम कहते हैं। प्रिज्म के ऊपर श्वेत प्रकाश आपतित कराओगे तो वह 7 रंगों का परावर्तन करेगा, उसका एक पट्टा दिखाई देगा जिसे स्पेक्ट्रम वर्णपट कहते हैं। यह वर्णपट 7 रंगों का बना होता है, और इस वर्णपट के रंग को शॉर्ट में बोल सकते हो बैजानीह पीनाला। क्या? बैजानीह पीनाला। बै यानी बैगनी, जा यानी जामुनी, नी मतलब नीला, ह मतलब हरा, पी मतलब पीला, ना मतलब नारंगी, और ला मतलब लाल। इसमें यह भी जानो, सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग का होगा तो सबसे कम लाल रंग का, और सबसे अधिक वेग लाल रंग का तो सबसे कम वेग बैगनी रंग का। 1 नंबर में खास करके ये पूछता है विद्यार्थी मित्रों। आई होप आपको विद्यार्थी मित्रों क्वेश्चन नंबर 6 भी अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप स्क्रीनशॉट पाड़ सकते हो। तो इसी के साथ विद्यार्थी मित्रों, हमारा चैप्टर नंबर 10 का सेक्शन नंबर डी होता है पूरा। विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। जय हिंद, राधे राधे।